दुर्जन, सेनापति की इस बात पर तुम्हारी क्या राय है? सेनापति काल भैरव बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महाराज। नगर प्रमुख विराट ने तो मुझे 2 बार जान से मार देने की धमकी दी, क्योंकि मैंने इनके इशारों पे चलने से मना कर दिया है। झूठ बोल रहा है महाराज, सफेद झूठ बोल रहा है ये दुर्जन सेनापति काल भैरव का पाला हुआ ऐसा सांप है महाराज, जिसने 3 बार मुझे डसने की कोशिश की है। जब से आपने मुझे नगर प्रमुख के पद पर आसीन किया है महाराज, सेनापति काल भैरव की रातों की नींद हराम है। इसे अपना साम्राज्य उखड़ता हुआ नजर आ रहा है महाराज। इसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई है, इसका सर चकरा गया है। ये नगर प्रमुख सेनापति काल भैरव के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनता जा रहा है महाराज, और ये बात ये हजम नहीं कर पा रहे हैं। मृत सैनिकों की विधवाओं को बंदी बना लेने के बाद भी ये मुझे बंदी नहीं बना पा रहे हैं, और ये बात, यह सफलता इनके लिए सबसे बड़ा अहंकार बन गई है, और मैं इनके अहंकार की सबसे बड़ी चुनौती महाराज। सबके सामने तुमने नगर प्रमुख पर हमला किया। क्षमा चाहता हूं महाराज, नगर प्रमुख की बातों ने मुझे उत्तेजित कर दिया था। फेंक दो इस तलवार को, हम कहते हैं फेंक दो इस तलवार को। मैं क्षमा चाहता हूं महाराज। मैंने सेनापति काल भैरव को इसलिए उत्तेजित किया था कि मैं चाहता था कि सारा दरबार ये जान ले कि सेनापति काल भैरव किसकी जान लेना चाहते थे। महामंत्री जी की राय सुनने के बाद मेरी समझ में यह नहीं आया कि मैं अपना पक्ष आपके समक्ष कैसे रखूं। न्याय प्रमुख, इस पूरे मामले पर हम आपकी राय जानना चाहते हैं। उत्तेजना मनुष्य के स्वभाव की एक कमजोरी है महाराज, किंतु जब यह उत्तेजना मनुष्य का स्वभाव बन जाती है तो वह अत्यंत घातक हो जाता है। विराट पर किए गए हमले, मृत सैनिकों की पहचान और भरे दरबार में विराट पर किया गया सेनापति काल भैरव द्वारा जानलेवा हमला, कहीं ना कहीं सेनापति काल भैरव को संदेह के घेरे में ला खड़ा कर। हम आपकी राय से सहमत हैं न्याय प्रमुख। सेनापति काल भैरव, इस मामले पर पूरी तरह गौर करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आज से इस राज्य की आंतरिक सुरक्षा का दायित्व आप नहीं बल्कि नगर प्रमुख विराट संभालेंगे। दुर्जन आओ, अपनी आंखों से देखो। अपमान का घूंट पीने के बावजूद भी काल भैरव अभी तक जीवित है। ये आप क्या कह रहे हैं सेनापति जी? भरे दरबार में आज हमें अपमान का घूंट पीना पड़ा। हमारी तलवार ने भी हमें दगा दी। हमारे अधिकारों पर डाका डालने वाला कबीले का एक मामूली आदमी हमारे सामने राज्य की आंतरिक सुरक्षा का मालिक बन बैठा। आपके अधिकारों पर डाका डालना इतना आसान नहीं है सेनापति जी। राज्य के भीतर नियुक्त सैनिकों में से 2/3 सैनिक हमारे खास आदमी हैं। आप देख लेना सेनापति जी, आंतरिक सुरक्षा तो नगर प्रमुख के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगी।
दुर्जन, तुम्हारी बातों पर यकीन करते करते तो हम अपनी सुरक्षा के संकट में आ गए। आज न्याय प्रमुख सत्यप्रिय भी हमसे बेखौफ हो गया है। हमारी धमकी के बावजूद भी महाराज ने भरे दरबार में हमारे विरुद्ध फैसला दिया है। सेनापति जी, कहीं महाराज और विराट मिलकर हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हैं? दुर्जन, अब तो मुझे तुम्हारे ऊपर भी शक होने लगा है। क्या पता तुम भी किसी षड्यंत्र में शामिल हो गए हो। सेनापति जी, आपके षड्यंत्रों के अलावा दुर्जन किसी और षड्यंत्र में शामिल नहीं है। तो फिर कौन है दुर्जन? कौन जो विराट को राजनीति की शतरंज सिखा रहा है? सत्यप्रिय, महामंत्री या राज पंडित? कौन है विराट की चालों के पीछे? कौन है दुर्जन? विराट के पीछे तो उसकी मौत है सेनापति जी। मुझे लगता है राजनीति में विराट को नाकाम करने का सिर्फ एक ही तरीका है सेनापति जी। आप किसी तरह महारानी को अपने विश्वास में ले लीजिए बस। दुर्जन, हमारी कलाई में बंधा ममता का कोई ऐसा धागा नहीं है जो महारानी को हमारे विश्वास में ला सके, क्योंकि महारानी को महाराज में कोई बुराई नजर नहीं आती और मुझ में कोई अच्छाई। हमारी बहन को भाई से ज्यादा इस राज्य की चिंता है। तब तो विराट को धूल चटाने के लिए हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। तुम ठीक कहते हो दुर्जन। हमें अपने अपमान का बदला लेने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना होगा। दरबार में जो लोग हमारे विरुद्ध हैं, उन्हें हमारे पक्ष में आना ही होगा। आप आज्ञा तो दीजिए सेनापति जी। दरबार के किसी भी आदमी की गर्दन काट के आपके कदमों में लाके रख दूंगा। हमारे खिलाफ जाने वाले का फैसला अपने आप हो जाएगा। नहीं दुर्जन, अब तुम कुछ नहीं करोगे। तुम सिर्फ गर्दनें गिनते जाओ, मैं गर्दनें काटता जाऊंगा। अब तुम जा सकते हो। जितने कड़वे घूंट मुझे पीने पड़े हैं, उसका जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि तेरा कुटिल पिता राजगुरु है। महाराज, राज्य में हो रही इस प्रकार की घटनाओं से आपको अवगत कराना मेरा धर्म था। काल भैरव की निरंकुशता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी महारानी का भाई काल भैरव इतना गिर जाएगा। राजगुरु, तुमने ये अच्छा नहीं किया। इसीलिए महाराज, मैं आपको यह परामर्श देना भी अपना धर्म समझता हूं कि अब आपको काल भैरव पर अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। हम समझते हैं राजगुरु, और हम आपके आभारी हैं कि आपने भविष्य के प्रति हमें सचेत कर दिया।
अब इस बंदी ग्रह की सलाखों के पीछे अपने धर्म का पालन करो राजगुरु। मैं तुम्हारी प्रिय पुत्री मीनाक्षी को भोग विलास का धर्म सिखाता हूं, क्योंकि अब तक वो हमारे शयन कक्ष में पहुंच चुकी है। ये किसका कक्ष है? यहाँ मैं कैसे आ गई? कोई है? दरवाजा खोलो। कोई है? कोई है? कोई है? दरवाजा खोलो। कोई है? कोई है? दरवाजा खोलो। मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो। हे भगवान, हे भगवान, दरवाजा खोलो। मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो। हे भगवान, ये चतुरा मुझे धोखे से लाकर कहाँ छोड़ गई? चतुरा तुम्हें धोखे से जरूर लाई है मीनाक्षी, किंतु तुम्हारी जैसी सुंदरी के लिए काल भैरव का ये विलास कक्ष उचित स्थान है। सेनापति, तो ये तुम्हारा षड्यंत्र है? तुम्हारे सुंदर मुखड़े पर यह क्रोध शोभा नहीं देता है मीनाक्षी। तुम्हें पाने के लिए ही तो मैंने ये सब कुछ किया है। काल भैरव, तुझे इस अपराध का दंड भोगना होगा। अभी भी वक्त है, मुझे यहाँ से जाने दे। सुंदरगढ़ के होने वाले महाराज के साथ सुंदरगढ़ की होने वाली महारानी को ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं। काल भैरव, तुम्हें पाने के लिए तो ये सब कुछ किया है मीनाक्षी। मेरी बाहों में आ जा मीनाक्षी, मेरी बाहों में। छोड़ दे मुझे, नीच। सैनिकों,
भगवान पे भरोसा रखो बेटी, जिसने तुम्हारे सम्मान और तुम्हारे प्राणों की रक्षा की है। लगता है काल भैरव ने हमें बंदी बनाने के लिए अपने सैनिक भेजे हुए हैं। हमें अपने प्राणों की रक्षा करनी होगी बेटी। चलो बेटी, चलो यहां से। मीनाक्षी! दक्षिण प्रांत में सेनापति काल भैरव जी ने हमारी नियुक्ति करके बहुत अच्छा किया। अरे ये तो राजगुरु की पुत्री मीनाक्षी है। हाँ? चलो पकड़ो। चलो, 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 चलो,